दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों हम लोग 12 मई के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्नों पर चर्चा करने चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, देखते हैं कि आज के लिए प्रमुख प्रश्न कौन कौन से हैं। तो जल्दी से दोस्तों आप सभी वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आकर के जुड़ जाएं और इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो। एक बात और याद रखेगा, यहाँ पर मैं सिर्फ बात का नहीं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टैटिक जीके भी जोड़ करके चलता हूँ, खास करके करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी हैं। और उसके अलावा आपको यहाँ पर मिलता है पीडीएफ और टेस्ट। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां जा करके आप इस वीडियो का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ आप इसका प्रैक्टिस या फिर टेस्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं कि आज हमारे लिए कौन कौन से खास प्रश्न है। पहला प्रश्न यह रहा आपकी स्क्रीन पर, सोच समझ के इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न इसके अलावा बन सकेंगे उसके बारे में मैं आपको बताते चलूंगा। लिख रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने रिकॉर्ड 25वीं बार माउंट एवरेस्ट जो है उसकी चोटी पर पहुंचकर अपना ही रिकॉर्ड ध्वस्त कर लिया है। यानी लगातार 24 बार दोस्तों, लगातार इन द सेंस कि कुल मिलाकर के 24 बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतह किया है। इस बार 25वीं बार जो है माउंट एवरेस्ट की चोटी जो है ये फतह करें। इनका नाम आपको बताना है। लिख रहा है दावा शेरपा, कामिरीता शेरपा या तेंजिन नोरगे या फिर सीमा रानी। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। ठीक है, अच्छा एक दोस्तों एक बात बताओ, जब कभी इस तरह के किसी एवरेस्ट पर चढ़ने वाले की बात करते हैं तो अक्सर एक शब्द हम लोगों को मिलता है शेरपा। ठीक है, मुद्दे की बात आ गई तो मैं यहां पे बता ही देता हूं कि आप सभी जानते हैं कि शेरपा का मतलब क्या होता है। कहीं कहीं पर शेरपा लिखा होता है, कहीं कहीं पर एक और शब्द लिखा होता है शेरवा। क्या लिखा रहता है? शेरवा। तो याद रखिए शेरवा या शेरपा। आप जरा इसका मतलब मुझे बताइए कि शेरपा का जो अर्थ है वो अर्थ क्या होता है। जल्दी से सोच समझ के बताइए कि शेरपा का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, शेरपा जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, शेर धन पा। ठीक है, शेर धन पा। यहां पर शेर का मतलब क्या होता है तो याद रखेगा शेर का तात्पर्य यहां पर पूर्व से है। कहां से है? शेर। शेर जो शब्द है इसका मीनिंग क्या निकल कर आता है? ये इसका मतलब होता है पूर्व, और पा का जो मतलब होता है पूर्व, और पा माने होता है लोग। पा माने क्या होता है? लोग। तो ये जो शेरपा शब्द है ना, इस शेरपा का तात्पर्य होता है कि पूर्व में रहने वाले लोग। एक्चुअली जो शेरपा शब्द है ये तिब्बती भाषा से लिया गया है। तिब्बत की राजधानी आप सभी को पता होगा। तिब्बत अब जो है कोई अलग से देश नहीं रहा, स्वतंत्र देश के रूप में इसकी मान्यता समाप्त हो चुकी है। यह पूरी तरह से चीन के कंट्रोल में हो चुका है। जब कभी तिब्बत एक देश हुआ करता था उस समय तिब्बत की राजधानी हुई करती थी, क्या था? जल्दी से बताइए। लासा। क्या राजधानी होती थी? लासा। ठीक है, यह तिब्बत की राजधानी हुई करती थी। लेकिन अब जो है तिब्बत नाम का कोई देश नहीं है, स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में इसकी कोई मान्यता नहीं है, पूरी तरह से चीन के कंट्रोल में। खैर अलग बात है। तो याद रखिए यहां पर जो इसका नाम आया है शेरपा, यह तिब्बती शब्द है और तिब्बत के खास करके जो भौगोलिक क्षेत्र हैं ये उनको इंगित करता है। तो खास करके तिब्बत जो है आपको पता होगा ये पहाड़ी एरिया में पड़ता है। तो उसके आसपास में दो कंट्री हैं, तीन कंट्री कुल मिला जुलाकर, चीन तो ऊपर छोड़ दीजिए, नीचे की तरफ नेपाल, भूटान और भारत है। और ये जो माउंट एवरेस्ट है ये नेपाल में स्थित है। कहां पर स्थित है? नेपाल में। ठीक है, तो ये तो रहा शेरपा के बारे में थोड़ी सी बातें। आगे लिख रहा है दोस्तों यहां पर क्या सही होगा तो याद रखिए जो महिला है इनका नाम है दोस्तों कामिरीता शेरपा। क्या नाम है? कामिरीता शेरपा, जिन्होंने अपना ही रिकॉर्ड ध्वस्त करके कुल 25 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किया। ठीक है, अच्छा एक प्रश्न आता है दोस्तों, कभी कभी आपके परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि माउंट एवरेस्ट की खोज कब हुई थी, कब किसी को पता चला। तो याद रखिए दोस्तों सन चल रहा था 1840। कौन सा सन चल रहा था? 1840। और उस समय जो पुरातत्व विभाग होता है इसके जो हेड थे उनका नाम था एवरेस्ट। उनका नाम ही था एवरेस्ट। सबसे पहले इस एवरेस्ट पर्वत के बारे में उन्होंने ही बताया, तब से इस पर्वत का नाम क्या पड़ गया? माउंट एवरेस्ट हो गया। ठीक है, तो याद रखिए एवरेस्ट नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था, ठीक है, जिसके नाम पर इस पर्वत का नाम पड़ा है। ठीक है, एक तो आप इसको याद रखेगा। दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि इस एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है तो याद रखेगा 8,848 मीटर। क्या है? 8,848 मीटर। एक प्रश्न यहां पर और पूछता है इसकी अवस्थिति कहां पर है तो बताइएगा नेपाल में स्थित है। इसके अलावा एक प्रश्न और पूछता है कि दोस्तों नेपाल में तो स्थित है, ठीक है, लेकिन यह किस प्रकार का पर्वत है तो आप बताइएगा यह वलित पर्वत है। कैसा पर्वत है? वलित पर्वत है। जो नवीन पर्वत श्रेणियां होती है ना उनको वलित पर्वत का नाम दिया जाता है, इसको भी याद रखेगा। ठीक है, एक प्रश्न
प्रश्न दोस्तों और यहां पे याद रखिए, कभी अगर आपसे पूछ दे कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने में सबसे पहला प्रयास कब हुआ था, तो याद रखिए दोस्तों यहां पर जो पहला प्रयास हुआ था यह हुआ था 1921 में, पहली बार प्रयास हुआ था। लेकिन यह एक असफल प्रयास था, यह सफल नहीं हुआ, यह एक असफल प्रयास था। इसके बाद दोस्तों दूसरा प्रयास हुआ 1953 में। कब हुआ? 1953 में। और 1953 में दो व्यक्तियों ने एक साथ माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतह किया, जिसमें पहला नाम आता है एडमंड हिलेरी। नाम तो सुना होगा ना कि माउंट एवरेस्ट चोटी को फतह करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? उनका नाम था एडमंड हिलेरी। साथ ही साथ उनके साथ एक और शेरपा गए थे जिनका नाम था तेनजिंग नोरगे। क्या नाम था? तेनजिंग नोरगे। ठीक है, तेनजिंग नोरगे ये नेपाली मूल के भारतीय व्यक्ति थे, ये नेपाली मूल के थे लेकिन थे भारतीय। ठीक है, तो याद रखिएगा यहां पर तेनजिंग नोरगे के साथ जो एडमंड हिलेरी हैं वो पहुंचे थे, लेकिन सबसे पहले इस रिकॉर्ड को अपने नाम किया एडमंड हिलेरी ने। कब? तो याद रखिए ये वाला असफल था, ये वाला असफल था, और इसके अलावा सफल प्रयास कब हुआ? तो याद रखिएगा 1953 में हुआ था सफल प्रयास। दोस्तों ये सभी टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूं, देखिए यही होता है स्टैटिक जीके, यानी क्वेश्चन को हम कहां से जोड़ करके कहां तक लेके जाते हैं। आपने देखिए एक छोटा सा प्रश्न मैंने आपके सामने लाया और इतने पे बात समाप्त नहीं होती, अभी तो बहुत सारी बातें मुझे यहां पर बतानी है। जैसे कभी कभी दोस्तों इसके बारे में कुछ ऐसा मैं फैक्ट बताना चाहूंगा जिसको पढ़ करके आपको मजा आ जाए। सुनिएगा दोस्तों, जो एवरेस्ट है ना इसकी ऊंचाई जो है दोस्तों ये है 8,848 मीटर। ठीक है, मामला दोस्तों 8,000 मीटर तक तो ठीक ठाक रहता है। ठीक है, 8,000 मीटर तक मामला ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही जो लोग चढ़ाई करने के लिए जाते हैं, जब ये 8,000 मीटर से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो वहां पे ऑक्सीजन लेवल अचानक से बहुत ज्यादा कम हो जाता है। और इसीलिए दोस्तों ये 8,000 मीटर से ऊपर जाने में, मतलब इतना चढ़ाई कर लिए, सिर्फ 848 मीटर बचा रह गया है, लेकिन यह बहुत खतरनाक होता है। याद रखिए जितने लोग जाते हैं उसमें से 50% लोग, 70% लोग यहीं पर डेथ कर जाते हैं। इसीलिए दोस्तों इस 848 मीटर का जो एरिया है, जो ऊंचाई है, इसको नाम दिया जाता है डेथ जोन। क्या नाम दिया जाता है? डेथ जोन। एक मजेदार बात आपको यह बताएं कि आज भी जब कोई माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने जाता है तो रास्ते में बहुत सारे शव पड़े मिलते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि यहां पर 100 साल तक शव ऐसे ही रहते हैं, एकदम तरोताजा टाइप के रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर जो टेम्परेचर है वो बहुत कम टेम्परेचर होता है, और उस टेम्परेचर में बॉडी ज्यादा समय तक जो है सही रह पाती है। आप जानते होंगे कि जब कोई आदमी डेथ कर जाता है तो उसे बर्फ की सिल्लियों में रखा जाता है, अगर थोड़ा सा वेट कराना है तो। ठीक है, किसी के इंतजार के लिए अगर उसको 1-2 दिन रखना है तो बर्फ की सिल्ली के बीच में रखा जाता है, क्योंकि जब टेम्परेचर डाउन रहेगा तो बॉडी को थोड़ा ज्यादा समय के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है, क्योंकि उसमें कीड़वन वगैरह की और जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनका जो बॉडी खत्म करने की प्रक्रिया होती है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है, क्योंकि वो बैक्टीरिया जो होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक है, तो यही काम है, इसलिए इसको बोला जाता है दोस्तों डेथ जोन। इस डेथ जोन में सबसे ज्यादा मृत्यु होती है। ठीक है, एक तो इसको याद रखिएगा। अब आपके सामने जो स्टैटिक जीके से प्रश्न पूछा जाता है, कई सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आपसे प्रश्न पूछता है कि दुनिया की पहली महिला का नाम बताइए जिसने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतह किया। दुनिया की पहली महिला। ठीक है, मैं पुरुष के बारे में नहीं पूछ रहा हूं, पुरुष के बारे में आपने वैसे ही पढ़ लिया। पुरुष वाले में 2 नाम आपने पढ़ा, एक तेनजिंग नोरगे का नाम पढ़ा और दूसरा नाम पढ़ा एडमंड हिलेरी। मैं फिर से यहां पे लिख दे रहा हूं, ठीक है, ताकि आप इसे याद रखेगा। एडमंड हिलेरी एक ये व्यक्ति थे, एक थे तेनजिंग नोरगे। क्या नाम था? तेनजिंग नोरगे। ठीक है, ये नेपाली मूल के भारतीय व्यक्ति थे। ठीक है, नोरगे, तो इसको भी याद रखेगा दोस्तों, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये 2 व्यक्ति हैं तो याद रखेगा। यहां आपसे पूछ रहा है कि दुनिया की पहली महिला कौन है जो सबसे पहले चढ़ाई की थी, तो याद रखिए उस महिला का नाम है जुनको ताबेई। क्या नाम है? जुनको ताबेई। ठीक है, ताबेई। इसने कब चढ़ाई किया था दोस्तों? तो इन्होंने चढ़ाई किया था 1975 में। कब किया था? 1975 में। इसके अलावा दोस्तों आप कभी कभी एक और नाम पढ़ते हैं कि अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया कि भाई माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली भारत की पहली महिला कौन थी, भारत से कौन थी, क्योंकि जो जुनको ताबेई है ये जापान से थी। ठीक है, तो अगर भारत से पहली महिला आपसे पूछ लिया जाए तो क्या बताएंगे? याद रखेगा, आपने नाम सुना होगा बछेंद्री पाल का नाम। किसका नाम सुना होगा? बछेंद्री पाल का नाम सुना होगा, तो इनका नाम भी आप याद
रखेगा। एक और प्रश्न आपसे इंपॉर्टेंट पूछता है और आपने बहुत बार जो है उनकी बायोग्राफी भी देखी होगी क्योंकि यूट्यूब पर बहुत ज्यादा चर्चित है, वो नाम है अरुणिमा सिन्हा। ठीक है, वो पहली दिव्यांग महिला है भारत से जिन्होंने क्या किया था, चढ़ाई किया था। ठीक है, पहली दिव्यांग महिला है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा दोस्तों, ये भी आपके लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये पहली दिव्यांग महिला है, नाम क्या है, नाम है अरुणिमा सिन्हा। ठीक है, अरुणिमा सिन्हा। दोस्तों ये सारे फैक्ट मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कभी ना कभी किसी न किसी परीक्षा में किसी न किसी बहाने ये प्रश्न आपके सामने आते रहते हैं। ठीक है, एक और अभी हाल फिलहाल में इंडिया से थी। ठीक है, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती थी, आदिवासी बच्ची थी जिसका नाम था पूर्णा। ठीक है, वो भारतीय महिला थी जो सबसे कम उम्र की थी। ठीक है, भारत से सबसे कम उम्र, ठीक है, सबसे कम उम्र की थी। ठीक है, जो इस माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतह की थी, नाम क्या था, पूर्णा। याद रखेगा, पूर्णा नाम था। एक और नाम दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, एक ऐसी महिला जिसके बारे में जब मैंने पढ़ा तो मुझे मतलब मैं खुद जो है सोच करके हैरान रह गया कि कैसे ऐसा पॉसिबल है। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कोई महिला जहां पर 8000 मीटर से ऊपर जाने पर लोगों का ऐसे ही डेथ कर जाते हैं लोग, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन का स्तर बहुत कम होता है। ऐसे में उस महिला ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसके बारे में कोई व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता। क्या रिकॉर्ड बनाया, बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली दुनिया की एकमात्र महिला है। उनका नाम क्या है, तो उनका नाम याद रखेगा, उनका नाम है लीडा ब्रैंडी। क्या नाम है, लीडा ब्रैंडी। ठीक है, याद रखिए। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि ऐसा स्थान जहां पर लोग क्या करते हैं, 8000 मीटर से ऊपर जाने पर, डेथ जोन में जाने पर ऑलरेडी लोग एक्सपायर कर जाते हैं। ठीक है, वहां पर बिना ऑक्सीजन के पहुंचना और माउंट एवरेस्ट चोटी को फतह करना, वाह भाई द ग्रेट। ठीक है, तो याद रखेगा, एक ताली तो बनती है लीडा ब्रैंडी के नाम पर, आप इसे भी याद रखेगा। ठीक है, तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, अगर आप इतनी बातें याद रखते हैं तो फिर आपको एक क्लास जरूर अच्छी लग रही होगी, और अच्छी लगती दोस्तों तो एक लाइक तो बनता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे लिख रहा है कि 52 वर्षीय नेपाली पर्वतारोही कामिरीता शेरपा ने 25वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतह करके एक रिकॉर्ड बनाया है, जहां पर शेरपा या शेरवा शब्द जो है ये सार्प एक इसका मतलब होता है, और यहां पर पा का मतलब होता है लोग, इससे लिया गया, जो पूर्वी तिब्बत को उनकी भौगोलिक स्थिति को दर्शाता है। माउंट एवरेस्ट फतह करने का जो पहला प्रयास किया गया असफल रहा, हालांकि ये 1921 में किया गया था। इसके बाद 1953 में एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ने पहला सफल प्रयास किया। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है। इसमें 8000 मीटर से ऊपर जाने पर आपको एक डेथ जोन मिलता है, जहां पर ऑक्सीजन का स्तर बहुत ज्यादा कम हो जाता है। दुनिया की पहली महिला थी जुनको ताबेई, जो 1975 में माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतह की थी। बचेंद्री पाल पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने 1984 में फतह किया। अरुणिमा सिन्हा पहली विकलांग महिला थी, और लीडा ब्रैंडी ये बिना ऑक्सीजन के फतह करने वाली दुनिया की एकमात्र महिला थी 1988 तक। आदिवासी लड़की पूर्णा है जो 13 साल की उम्र में, मात्र 13 साल 11 महीने की उम्र में इसने क्या किया है, माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतह किया है। यह भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में 9 मई 2021 को महाराज कृष्ण कौशिक और रविंदर पाल सिंह का निधन हो गया। वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे। ठीक है दोस्तों, बड़ा बेहतरीन सा प्रश्न है। क्यों, क्योंकि अपने जमाने में इन दोनों लोगों ने भारत को ओलंपिक में ले जाकर के उसका प्रदर्शन किया था। ये जैसा कि आपको नाम से लग रहा है कि यह महाराज कृष्ण कौशिक और रविंदर पाल सिंह, अच्छा यहां पे दिया नहीं है, ये खेल जगत से संबंधित है दोस्तों, खेल जगत से। और जाहिर सी बात है कि ओलंपिक में गए थे तो खेलने वाली बात ही होगी। ये हॉकी प्लेयर थे। ठीक है, अपने अपने टाइम के ये बहुत अच्छे कोच भी रहे हैं, और ये दोनों लोग, सबसे बड़ी बात है कि कोरोना की वजह से जो है ये एक्सपायर हो गए। ठीक है, और याद रखिएगा एक बात और, यहां पर जो कृष्णा कौशिक का नाम दे रहा है, इन्होंने 1980 में जब ओलंपिक हुआ था, उस समय जो मैच हुआ था उसमें इंडियन टीम को स्वर्ण पदक जिताने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, तो याद रखेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए इसमें बहुत ज्यादा फैक्ट यहां पर नहीं है, बहुत छोटा सा फैक्ट था तो उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, लिख रहा है कि कौशिक ने भारत की सीनियर पुरुष और महिला टीमों को कोचिंग भी दिया है। साथ ही साथ ये दो खिलाड़ी जो हैं इनका निधन हो गया। इन्होंने मास्को ओलंपिक 1980 में स्वर्ण पदक जिताया था भारत को हॉकी के क्षेत्र में। अगला देखिए, हाल ही में लालती राम जी का निधन हो गया, उनका संबंध है। ये लालती राम जी कौन थे भाई? लालती राम जी का निधन दोस्तों 100 वर्ष की उम्र में हुआ है। हरियाणा में एक जगह है झज्जर, ठीक है, वहां के निवासी थे। यहां पे आप इमेज में देख रहे होंगे, ये लालती राम जी हैं और बगल में मोदी जी हैं। ठीक है, तो ये लालती राम क्या थे दोस्तों? तो याद रखेगा, ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे। ये अभी हाल फिलहाल में
गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो परेड होता है, उस परेड में भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के रूप में कुल 4 लोगों को नामित किया गया था, जिसमें से एक हमारे लालती राम जी भी थे। और याद रखिएगा, ये भारतीय स्वतंत्रता सेनानी में कब हिस्सा लिए थे या किसके साथ हिस्सा लिए थे, तो याद रखिएगा ये सुभाष चंद्र बोस जी के साथ जो आजाद हिंद फौज बनी थी, उस आजाद हिंद फौज के सिपाही थे, ठीक है, और जो है उनके साथ काम किया करते थे, और अब जाकर के इनकी मृत्यु हो गई है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। तो कहां से थे, जैसा कि हमने बताई दिया आपको कि हरियाणा के झज्जर से, ठीक है, ये प्रश्न आपको बताई दिया गया, ठीक है। तो हरियाणा के झज्जर से थे, झज्जर याद रखिएगा, ठीक है। ये वहां के निवासी थे, 100 साल इनकी उम्र हो चली थी, ठीक है, और इनकी डेथ हो गई है। ये भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, इसको भी याद रखिएगा। प्लस अगर मैं आजाद हिंद फौज की बात करूं तो आप सभी को पता होगा कि आजाद हिंद फौज की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह भाकना ने किया था, ठीक है, 1942 के दौरान। इसके बाद आगे इसकी बागडोर सुभाष चंद्र बोस जी के हाथों में आ गई थी। सुभाष चंद्र बोस जी दोस्तों ये कहां के रहने वाले थे, ये उड़ीसा में पड़ता है कटक, जहां पर चावल अनुसंधान केंद्र है, वहां पर इनका जन्म हुआ था सुभाष चंद्र बोस जी का, उसको भी आप याद रखेगा। और ये उनके साथ मिलकर के लड़ाई लड़े हुए थे दोस्तों। ये अगर मैं गणतंत्र दिवस की बात करूं कि हाल फिलहाल में 17वें गणतंत्र दिवस में दोस्तों ये जो हमारी आजाद हिंद फौज की टुकड़ी थी, जिसमें हमारे लालती राम जी शामिल थे, ठीक है, उन्होंने भी उस गणतंत्र दिवस के परेड में हिस्सा लिया था, ठीक है। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। यहां पर जो भी बातें मैंने आपको बताया वो सभी बातें यहां पर लिखी गई, तो आप आराम से देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। यहां पर वो 4 नाम कौन कौन से हैं दोस्तों, तो याद रखें, मालती राम हो गया, भागमल हो गया, हीरा सिंह हो गए और परमानंद यादव। कुल 4 लोग हैं जिन्होंने 17वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर यह हिस्सा लिया था, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस ये कब मनाया जाता है? बड़ा सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, और बहुत ही बेहतरीन ये काम हुआ था। आप सभी को पता होगा कि एक जमाना चल रहा था जब देश विदेश ने हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था परमाणु परीक्षण करने के लिए, जबकि बाकी के सारे देश जो थे उन्होंने परमाणु परीक्षण किया हुआ था। भारत को इस पर रोक लगा हुआ था, लेकिन यहां पर याद रखेगा अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, और तमाम दबाव के बावजूद भी बड़े तरीके से जो है अटल बिहारी वाजपेयी ने यहां पर परमाणु परीक्षण कराया। और ये कहां पर हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों राजस्थान में। कहां पर हुआ था? राजस्थान में यह परीक्षण किया गया था। अगर आपने मूवी नहीं देखा तो एक मूवी देख लीजिएगा, पोखरण। कौन सा मूवी है? पोखरण। क्योंकि राजस्थान के पोखरण में ही यह क्या किया गया था? यह टेस्ट किया गया था, और इसमें हम लोग एक बार में जो है सफलता हासिल कर लिए थे, ठीक है। ये टेस्ट दोस्तों कब किया गया था? तो इसको भी याद रखेगा, ये टेस्ट किया गया था 11 मई 1998 को, ठीक है। 11 मई 1998 को यह टेस्ट किया गया था, और इस दिन कुल मिला जुला करके 3 टेस्ट किए गए थे, एक नहीं 3 टेस्ट किए गए थे। इसके बाद फिर दोस्तों 13 मई को 2 टेस्ट किए गए, ठीक है। 13 मई को कितना किया गया? टेस्ट किया गया, कुल 2 टेस्ट किए गए, टोटल 5 टेस्ट हुए थे यहां पर, तो इसको भी याद रखेगा। और ठीक इसके अगले साल 1999 से इसी दिन क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की शुरुआत हो गई। तो आपसे जो प्रश्न पूछा है यहां पे क्या हो जाएगा? आपका 11 मई सही उत्तर हो जाएगा। किसके सहयोग से हुआ था यह काम? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, और साथ में काम कर रहे थे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। मिसाइल मैन कहा जाता है किसे? याद रखेगा, अब्दुल कलाम जी को, ठीक है। तो ये उस प्रोजेक्ट के एक तरह से हेड थे, और इन्हीं के निगरानी में पूरा प्रोजेक्ट चला था। तो 11 मई दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। एक चीज और आपसे पूछ सकता है, कभी कभी परीक्षा में थीम पूछ देता है, ठीक है। तो थीम बताइएगा दोस्तों। थीम इसका बड़ा सिंपल सा थीम था कि एक सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। क्या था? एक सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ठीक है, एक सतत भविष्य के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ठीक है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को साइंस एंड टेक लिख दे रहा हूं, ठीक है, ताकि आसान थोड़ा हो जाए मेरे लिए। तो इसको आप लोग याद रखेगा, ये सभी बातें याद रखेगा। देखिए इंपॉर्टेंट है प्रश्न, ठीक है। आगे देखिए इसके बारे में क्या बताया जा रहा है। तो जितना कुल बातें हो मैंने आपको बता दिया। जैसे कि 11 मई हमारे लिए बहुत खास दिन होता है, क्योंकि 11 मई 1998 को भारत में परमाणु परीक्षण किया गया था। कुल 5 परमाणु परीक्षण किए गए थे, जिसमें से 11 मई को याद रखेगा 2 किए गए थे, 3 किए गए थे, और 13 मई को 2 परीक्षण हुए थे। इस दिवस को मनाने की शुरुआत 1999 से हुई, और इसका थीम है एक सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ठीक है। अच्छी बात है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न लिख रहा है दोस्तों कि हाल ही में किसने न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है, ठीक है। किसने जीता आपको ये बताना है। तो देखिए आपको इमेज में दिख रहा होगा, ये अनुपम खेर जी का इमेज है, और इनको जो है
ये बेस्ट एक्टर विनर रहे हैं, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब इन्हें दिया गया है। जो यहां पर दोस्तों जो रचना थी इनकी, रचना क्या मतलब एक शॉर्ट मूवी थी, ठीक है, और उस शॉर्ट मूवी में इन्होंने काम किया था, ठीक है। तो उस हैप्पी बर्थडे नाम था उसका, उस शॉर्ट मूवी में काम किया था जिसके लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। अच्छा, एक बात और याद रखेगा, फिलहाल तो यहां उत्तर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुपम खेर। यहां पे जो नाम दे रहा है दोस्तों किरण खेर, अभी हाल फिलहाल में आपने सुना होगा कि किरण खेर की मृत्यु का एक जो है सूचना वायरल हुआ था कि किरण खेर जी की मृत्यु हो गई। ये उनकी पत्नी है, ठीक है, अनुपम खेर जी की। हालांकि ये कुछ समय से कैंसर से जूझ रही, बट ये अफवाह ही अफवाह थी, ठीक है। किरण खेर जी अभी जिंदा हैं। और आहना कुमरा जो है दोस्तों, आहना कुमरा याद रखेगा, ये इस मूवी की एक्ट्रेस थी। क्या थी ये? इस मूवी की क्या थी? एक्ट्रेस थी। इसको भी याद रखेगा। प्रसाद कदम ने इस मूवी को डायरेक्ट किया था, तो ये डायरेक्टर थे, ठीक है। तो याद रखेगा, और ये एक्टर थे और इन्हीं को ये अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है। तो याद रखेगा, अनुपम खेर क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए लिख रहा है कि अनुपम खेर ने न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में एक शॉर्ट फिल्म जिसका नाम है हैप्पी बर्थडे, इसमें अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जीता है। अभिनेत्री आहना कुमरा का भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नॉमिनेशन हुआ था, बट सिलेक्शन नहीं हुआ। हालांकि इस फिल्म को जो है लघु फिल्म पुरस्कार दिया गया है, इसको भी याद रखें। अभी कुछ दिनों पहले दोस्तों आपने अप्रैल में सुना होगा, 27-28 अप्रैल के दौरान आपने करंट अफेयर में पढ़ा होगा ये बात कि हाल ही में अभी ऑस्कर अवार्ड की घोषणा हुई, ठीक है। तो अगर ऑस्कर अवार्ड की बात करें दोस्तों, तो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑस्कर अवार्ड 2021 में याद रखें किस मूवी को मिला, तो उस मूवी का नाम था नोमैडलैंड। क्या नाम था? नोमैडलैंड, ये इस मूवी का नाम था। जबकि अगर इसके पिछले यानी 2020 की बात करेंगे, तो 2020 में ये अवार्ड पैरासाइट मूवी को दिया गया था। देखिए ऑस्कर अवार्ड जब कभी दिया जाता है तो ये परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि परीक्षा में अक्सर करके प्रश्न आता रहता है, ठीक है। इसके अलावा इस मूवी के डायरेक्टर कौन है, तो याद रखेगा क्लो झाओ, ये इसके डायरेक्टर हैं। बेस्ट डायरेक्टर नहीं है, डायरेक्टर के लिए अवार्ड मिला था इनको, ये भी याद रखेगा। बेस्ट एक्टर हैं, अलग से एक अलग मूवी है एंथनी हॉपकिंस, ये द फादर एक मूवी थी, ठीक है, उसमें काम करने के लिए इनको अवार्ड दिया गया। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दोस्तों ये नोमैडलैंड मूवी की जो है एक्ट्रेस थी फ्रांसिस मैकडोरमैंड, ठीक है, इनको दिया गया। तो इनका नाम भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में चर्चित एक बीमारी आई है जिसका नाम है म्यूकर माइकोसिस, ठीक है। म्यूकर माइकोसिस ये जो बीमारी है, इसका ही दूसरा एक नाम है जिसका नाम है ब्लैक फंगस, ठीक है, ब्लैक फंगस। अभी तक तो कोरोना वायरस की तबाही से हम लोग उबर नहीं पाए थे कि हमें पता चला एक नई बीमारी हो रही है, ठीक है, और जो कि कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है। और उस वायरस का या उस फंगस का नाम है, ये वायरस नहीं है, एक तरह का फंगस है। देखिए आपने पढ़ा होगा कुल 4 वैरायटी के इस तरह की चीजें होते हैं। जैसे एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है, एक होता है प्रोटोजुआ, एक होता है कवक, कवक को ही दोस्तों नाम दिया जाता है फंगस का, और एक होता है वायरस, ठीक है। तो बैक्टीरिया वायरस ये दोनों अलग होते हैं, प्रोटोजुआ अलग होता है, और ये जो फंगस होता है ये कवक की श्रेणी में आता है। किसकी श्रेणी में आता है? कवक की श्रेणी में आता है, जिसको आप इंग्लिश में फंगी बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, ये जो ब्लैक फंगस है ये किस कारण से हो रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कोरोना चल रहा था, कोरोना में आपने देखा कि ज्यादातर लोगों की डेथ केवल इस वजह से हो जा रही थी कि लोगों का ऑक्सीजन स्तर नीचे गिर रहा था। और ऑक्सीजन स्तर को बैलेंस करने के लिए, उसको संतुलित करने के लिए एक दवा रोगियों को दी जाती है जो कि बहुत कारगर साबित होती है। वो दवा है स्टेरॉयड। क्या नाम है? स्टेरॉयड। लेकिन याद रखिए, जब कभी स्टेरॉयड का हैवी डोज किसी रोगी को दे दिया जाता है, तो ऐसे में वह रोगी शिकार हो जा रहा है ब्लैक फंगस का। और एक बार अगर रोगी को ब्लैक फंगस हो गया, तो याद रखिए क्या होगा, उसके शरीर की जो हड्डियां हैं वो हड्डियां गलनी शुरू हो जा रही है। उसके शरीर में जो फेफड़े हैं, या फिर मैं उसकी मस्तिष्क की बात कर रहा हूं, उस मस्तिष्क या उस फेफड़े में गांठें बन जा रही है, जिसकी वजह से व्यक्ति को मरने से कोई रोक नहीं पा रहा है, ठीक है। तो एक बड़ी चुनौती हमारे लिए है। और याद रखेगा, यहां पर वाइसलोन की बात कर रहा है, वाइसलोन दवा नहीं है दोस्तों, यहां पर सही उत्तर होगा स्टेरॉयड, ठीक है। स्टेरॉयड का हैवी डोज लेने की वजह से ये ब्लैक फंगस या फिर इस बीमारी का दूसरा नाम जो है म्यूकर माइकोसिस, ये जो है फैल रहा है, ठीक है। जिसको याद रखेगा, जितनी बातें अभी मैंने आपको बताया वो सभी बातें यहां पर लिखी गई हैं, आप इत्मीनान से पीडीएफ डाउनलोड करके इसे पढ़ सकते हैं। समझ में आ गया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और इत्मीनान से आगे के प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस स्पेस कंपनी ने डॉग कॉइन का भुगतान के रूप में स्वीकार करने की घोषणा किया है? अभी स्वीकार नहीं किया है, सिर्फ एक घोषणा किया है कि हम डॉग कॉइन को स्वीकार करेंगे। उस कंपनी का नाम क्या है? तो उस कंपनी का नाम है स्पेस एक्स, ठीक है। उस कंपनी के मालिक कौन है? तो आपने पता होगा आपको
कि टेस्ला कंपनी है, ऑटोमोबाइल का बहुत बड़ा जो है मार्केट उसके पास है, टेस्ला के पास, टेस्ला हो गया या फिर स्पेस एक्स हो गया। इसके जो मालिक हैं उनका नाम है एलन मस्क। क्या नाम है? एलन मस्क। चलिए लिख भी देता हूं यहां पर, ठीक है, याद रखेगा, यहां पर सही उत्तर हो जाएगा स्पेस एक्स, और इसके जो मालिक हैं उनका नाम है एलन मस्क, ठीक है। अभी हाल ही में एलन मस्क ने कहा कि जो है हमारी कंपनी स्पेस जो कंपनी स्पेस एक्स कंपनी, यहां पर एक्स लगा दीजिएगा, स्पेस एक्स कंपनी ने कहा कि ये डॉग कॉइन के भुगतान को हम एक कानूनी मान्यता देंगे, मतलब अपने कंपनी में ऑफिशियली इसको वैध करेंगे, ठीक है। अभी आपने कुछ टाइम पहले सुना होगा बिटकॉइन के बारे में, हालांकि अभी बिटकॉइन को ही बहुत सारे देशों ने स्वीकार नहीं किया है, लेकिन बिटकॉइन के अलावा भी दुनिया में बहुत सारे ऐसे करेंसी हैं। अच्छा, इन करेंसियों की खासियत क्या होती है? जैसे अगर हम अपने भारत के रुपए की बात कर दें या अमेरिका के डॉलर की बात कर दें, ठीक है, या जापान की मुद्रा के बारे में बात कर लें, तो दोस्तों ये जो मुद्रा होती है, इन मुद्रा को जारी कौन करता है? तो जो केंद्रीय बैंक होता है वो जारी करता है। लेकिन यहां पर ये जो बिटकॉइन हो गया, जो डॉग कॉइन हो गया, ठीक है, जो स्काइन कॉइन होता है, ये जो कॉइन्स होती हैं दोस्तों, रेड कॉइन्स होता है, इस तरह की बहुत सारी कॉइन्स हैं। तो ये जो कॉइन होती हैं ब्लॉकचेन पर आधारित होती हैं, इनका कोई सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई लेन देन नहीं होता है, ये बहुत मजबूत सुरक्षा प्रणाली में काम करती हैं, और दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो इनको अपनी कानूनी मान्यता दे रहे हैं। अगर मैं इस डॉग कॉइन की बात करूं तो दोस्तों डॉग कॉइन के बारे में बताया गया कि डॉग कॉइन ने पिछले कुछ दिनों में 26,000 गुना का जो है रिटर्न दिया है। तो बहुत बड़ी बात हो जाती है कि कोई कंपनी 26,000 गुना का रिटर्न दे, ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। लिख रहा है हाल ही में एलन मस्क की वाणिज्यिक रॉकेट कंपनी ने नई क्रिप्टो करेंसी डॉग कॉइन को भुगतान के रूप में स्वीकार करने के लिए कहा है, और कहा है कि स्पेस एक्स अगले वर्ष की तिमाही में डॉग 1 मिशन टू द मून भी लॉन्च करेगा, ठीक है। इसके अलावा दुनिया में बहुत सारी अन्य क्रिप्टो करेंसियां हैं, जैसे रेड कॉइन हो गया, जैसे सिया कॉइन हो गया, जैसे जो है स्काइन हो गया, जैसे आपका बिटकॉइन हो गया, जैसे आपका डॉग कॉइन हो गया। ये सभी तथ्य भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और आगे देख लेते हैं, हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश हर घर जल युक्त बना, ठीक है। हर घर जल युक्त का मतलब क्या होता है दोस्तों? अभी कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक मिशन चलाया जा रहा था, जल जीवन मिशन। कौन सा मिशन चल रहा था दोस्तों? तो जल जीवन मिशन चल रहा था, और ये जो जल जीवन मिशन था ये लॉन्च किया गया था 2019 में, जल जीवन मिशन, ठीक है। ये जो जल जीवन मिशन था ये कब लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च हुआ था अगस्त 2019 में, ठीक है, अगस्त 2019 में ये जल जीवन मिशन लॉन्च किया गया था, और इसके तहत कहा गया था कि दुनिया में नहीं, भारत में हर घर में हमको स्वच्छ जल पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य है। और इस उद्देश्य के तहत याद रखिए पुदुचेरी ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसने हर घर नल योजना के तहत जो है पानी पहुंचाया है, हर घर नल योजना के तहत पानी पहुंचाया है, ठीक है। तो अभी आपके मन में आ रहा होगा कि सर क्या ये पहला राज्य है जिसने ऐसा किया है? नहीं, पहला राज्य नहीं है, इसके अलावा भी कई राज्य हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा तेलंगाना का, ठीक है, तेलंगाना का नाम सुना होगा, आपने नाम सुना होगा अंडमान निकोबार का, ठीक है, अंडमान निकोबार हो गया, ये भी जो है हर घर नल योजना को जो है लागू कर चुका है, और इसके यहाँ 100% तक ये पहुंच चुका है। इसके अलावा दोस्तों तेलंगाना के अलावा ये हो गया, और एक और राज्य है, ठीक है, पहले केंद्र शासित प्रदेश था, नाम गोवा, ठीक है, गोवा याद रखेगा, गोवा है, तो गोवा हो गया, तेलंगाना हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, और चौथे नंबर पर जाकर के नाम आ रहा है किसका? तो पुदुचेरी का नाम आ रहा है, क्योंकि पुदुचेरी ने भी ये काम कर लिया है। अब पुदुचेरी में जितने भी घर हैं हर घर में नल की व्यवस्था हो चुकी है, नल का कनेक्शन हो चुका है। दोस्तों सरकार का मानना है कि 2024 तक, ठीक है, एक टारगेट है सरकार का कि 2024 तक हम गांव के जितने भी घर हैं उन सभी घरों में नल की सुविधा लगा देंगे, नल का पानी पहुंचा देंगे, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा, यह भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन सकता है। देखिए यहां पर दे रहा है कि पुदुचेरी हर घर जल केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, क्योंकि पुदुचेरी के हर ग्रामीण घर में जल का कनेक्शन है। इससे पहले गोवा हो गया, तेलंगाना हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, यहां पर भी पहुंच चुका था। तो पुदुचेरी जो है चौथा राज्य है। इसके अलावा लिख रहा है कि हाल ही में एन रंगास्वामी ने पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है, यह भी आपने पढ़ा होगा, एन रंगास्वामी, यह भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। इसके अलावा
आपने और भी पढ़ा होगा, जैसे अभी तेलंगाना का जो चुनाव हुआ था दोस्तों, तेलंगाना तमिलनाडु का, तो वहां पर आपका क्या हुआ था, एम के स्टालिन की सरकार बनी, ठीक है, तमिल में, ठीक है, एम के स्टालिन, ठीक है, एम के स्टालिन की सरकार बनी थी, ठीक है। यहां आपने पढ़ लिया एन रंगास्वामी, मैंने आपको बताया भी था कि पुदुचेरी के जो मुख्यमंत्री हैं, एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो साइकिल से चलते हैं और कहीं भी बाजार गांव में नजर आ जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं केरल की बात करूं तो केरल में सरकार बनी किसकी, पिनरई विजयन की सरकार बनी है, जो कि आपको पढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा। और यहां पर लिख रहा है कि जल जीवन मिशन यह केंद्र सरकार की योजना थी, अगस्त 2019 में लॉन्च हुआ था। 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण घर में जल का कनेक्शन उपलब्ध कराना इनकी क्या प्राथमिकता है। हाल ही में किसे लॉरियल स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, ठीक है, क्या अवार्ड मिला, लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो अवार्ड है, आपके सामने ऑप्शन है, राफेल नडाल, नाओमी ओसाका, लुइस हैमिल्टन या फिर ये तीनों को, ठीक है। तो याद रखेगा दोस्तों, अगर मैं लॉरियल अवार्ड की बात करूं, जरा ध्यान से पढ़िएगा, अगर मैं लॉरियल अवार्ड की बात करूं तो लॉरियल अवार्ड याद रखेगा इन तीनों को मिला है, किसको मिला है, इन तीनों को मिला है। लेकिन यहां पे जो प्रश्न कर रहा है, यहां पर लिख रहा है स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर। अब यहां पे कंडीशन लगा दिया कि इसके अंतर्गत बहुत सारे अवार्ड दिए जाते हैं, इसके अंतर्गत एक अवार्ड था स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का, तो स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है राफेल नडाल को, ठीक है, किसको मिला है, राफेल नाडाल को मिला है, ठीक है। ये एक बात याद रखिएगा। ये कहां के रहने वाले दोस्तों, तो ये स्पेनिश खिलाड़ी हैं, कहां है के हैं, ये स्पेनिश खिलाड़ी हैं, इसको याद रखिएगा। प्लस नाओमी ओसाका की बात करें तो जापानी खिलाड़ी हैं, ठीक है, और लुइस हैमिल्टन की बात करें तो ब्रिटिश खिलाड़ी हैं, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। वहीं अगर नाओमी ओसाका की बात करें तो नाओमी ओसाका को स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, ठीक है, क्या मिला है, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है, नाओमी ओसाका को मिला है। और लुइस हैमिल्टन जो हैं इनको मिला है एथलीट एडवोकेट ऑफ द ईयर, क्या मिला है, इनको मिला है एथलीट एडवोकेट ऑफ द ईयर, ठीक है। तो ये अवार्ड जो है ये लुइस हैमिल्टन को मिला है, ठीक है, एडवोकेट ऑफ द ईयर, इसको याद कर लीजिएगा। तो यहां पर जो आपका सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखेगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे यही जो मैंने अभी आपको बताया यही आपके बारे में बता रहा है। आगे देखिए, हाल ही में किस समुद्र तट पर सील्स मृत पाई गई हैं। दोस्तों बहुत सारी सील का नाम तो आपने सुना होगा, ठीक है, तो बहुत सारी सील देखिए आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि ये मृत पाई गई हैं। और ये कहां पर मृत पाई गई हैं, आपके सामने ऑप्शन है अरब सागर, कैस्पियन सागर, कच्छ की खाड़ी या फिर खंभात की खाड़ी। अरब सागर का लोकेशन तो देख ही रहे हैं। अगर मैं बात करूं कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी की, तो जो ऊपर वाला लोकेशन दोस्तों, एक साइड इधर वाला लोकेशन ये कच्छ की खाड़ी है और जो नीचे वाला लोकेशन है यहां पर खंभात की खाड़ी पड़ती है। फिलहाल ये सही उत्तर नहीं है। सही उत्तर क्या है दोस्तों, सही उत्तर है कैस्पियन सागर, ठीक है। कैस्पियन सागर के तट पर कई 100 सील्स जो है ये मृत पाई गई हैं। तो इसके बारे में याद रखेगा। अब हड़कंप मच चुका है कि आखिर इसके पीछे क्या रीजन रहा होगा। तो कई लोग बता रहे हैं कि समुद्र में जो है विषैले पदार्थ आ चुके हैं या फिर समुद्र में प्रदूषण की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई है जिसकी वजह से ये सील्स मृत पाई गई हैं। कई लोगों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से दोस्तों ये मृत पाई गई हैं, ठीक है। जलवायु परिवर्तन मतलब जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसकी वजह से इनका डेथ हो गया है। तो ऐसी बहुत सारी बातें खुल करके सामने आ रही हैं, ठीक है। तो इसको याद रखेगा दोस्तों। ये कैस्पियन सागर तट की बात करूं तो आप इसका सही उत्तर है, ठीक है। कैस्पियन सागर आपने पढ़ा भी होगा, ज्योग्राफी में आपको पूरा मैपिंग का वीडियो बताया गया जहां पे आपको कैस्पियन सागर के बारे में बताया गया। अगर कैस्पियन सागर की बात करें तो कैस्पियन सागर कुल 5 देशों से घिरा हुआ है, जिसमें एक तरफ आता है रूस, दूसरे तरफ आता है कजाकिस्तान, तीसरे तरफ आता है तुर्कमेनिस्तान और आता है अजरबैजान, ठीक है। रूस, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकी मत करिए, रूस हो गया, तजाकिस्तान लिख दूं क्या कहीं पे, और लिख देता हूं, ठीक है। एक तो है आपका रूस हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हो जाएगा कजाकिस्तान, देखिए तजा मत बोलिएगा, ठीक है, कजाकिस्तान है, ठीक है, कजाकिस्तान हो जाएगा। इसके अलावा आपका हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा अजरबैजान, ठीक है, अजरबैजान की राजधानी कहाँ है, अजरबैजान, बाकू, ठीक है। तो अजरबैजान हो जाएगा। और एक आपका और छूट रहा है ईरान, ठीक है। क्या छूट रहा है, ईरान, ठीक है। अब हो जाएगा रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान और अजरबैजान। ये 5 देश हैं जिससे ये कैस्पियन सागर क्या है, घिरा हुआ है, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, लिख भी रहा है आपके सामने। अच्छा एक चीज और दे रहा है, अभी हाल फिलहाल में मैं तो नहीं पढ़ाया था करंट अफेयर उस टाइम, लेकिन आप याद रखिए कि हाल फिलहाल में मेघालय में
में दोस्तों ये सेरापोड्स डायनासोर की हड्डियां मिली, जो माना जा रहा है कि 100 मिलियन साल पुरानी हड्डियां थी। कितना? 100 मिलियन साल पुरानी हड्डियां थी। ये डायनासोर की हड्डियां हैं और सोरोपोड्स डायनासोर की हड्डियां हैं। हाँ, एक बात अलग है कि मेघालय यानी पूर्वोत्तर के राज्यों में पहली बार ऐसा हुआ है कि डायनासोर की अस्थियां मिली हो। अन्यथा 3-4 राज्य हैं जहां पर डायनासोर की अस्थियां मिली थी, लेकिन पूर्वोत्तर में पहला राज्य है। मिला कहां था? मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र हो गया। ये 4 राज्यों में मिला था। मेघालय में पहली बार मिला है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो यहीं पे दोस्तों हमारा 10 प्रश्न जो है यही समाप्त होता है। याद रखिएगा, स्टडी 91 आपके लिए प्रोवाइड करता है फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट। आप किसी भी वीडियोस का टेस्ट दे सकते हैं। स्टडी 91 पर जितने भी वीडियोस पढ़ाए जाते हैं उन सभी का टेस्ट आप दे सकते हैं। इसके अलावा वीडियो क्लास तो अवेलेबल ही है, पीडीएफ भी अवेलेबल कराया जाता है, ब्लॉग मिलता है और साथ ही साथ मिलता है वन लाइनर बुलेटिन, जिसमें आप कम समय में ज्यादा से प्रश्नों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक बात और कहना चाहूंगा आपसे, क्या कर रहा है कि एक बहुत बढ़िया कोटेशन है। जब मुझे कोटेशन तो मैं पहले नहीं बताता था, लेकिन बाद में मुझे लगा कि एक कोटेशन देना चाहिए, क्योंकि इसी कोटेशन से आपकी शुरुआत होती है सुबह की और बहुत ही बेहतर आपका दिन रहेगा। लिख रहा है कि एक नदी एक पहाड़ को काट देती है। कल्पना करिए, एक पहाड़ कितना मजबूत होता है। एक नदी एक पहाड़ को काट देती है, लेकिन अपने ताकत से नहीं। ताकत से काट पाएगी कभी पहाड़ को? नहीं। ताकत से काटेगी ना तो पहाड़ से टकरा करके वापस चली जाएगी। एक नदी एक पहाड़ को काट देती है, लेकिन अपने ताकत से नहीं, बल्कि अपने द्वारा किए गए लगातार प्रयासों से। तो बस आपको यही काम करना है। एक बार में अगर आपकी सफलता नहीं मिल पा रही है तो आपको बैकफुट नहीं होना है, आपको लौट करके नहीं जाना है, आपको लगातार प्रयास करते रहना होगा। क्योंकि जब आप लगातार प्रयास करते हैं तब आप कुछ बेहतर कर पाते हैं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कम से कम चैन नींद तो त्यागना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं त्यागोगे तो आपके स्थान पे कोई दूसरा त्यागने वाला है। ठीक है, त्यागने वालों की कमी नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं नहीं त्यागूंगा तो क्या हो जाएगा, तो त्यागने वालों की कमी बिल्कुल नहीं है। कोई दूसरा इस इंतजार में बैठा है कि आप न त्यागो, ताकि जिस सीट की तैयारी आप कर रहे हो उस सीट को उसको मिल जाए। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों कह रहा हूं कि लगातार प्रयास करते रहिए। देखिए, आप लोग पढ़ना पढ़ाना बंद कर देते हैं, लेकिन हम लोगों को देखते होंगे कि हम लोग लगातार वीडियोस देते हैं। कभी गैपिंग होता है? नहीं होता। लगातार आपको कुछ ना कुछ मिलता रहता है, तो मेहनत होती है। इसी को बोलते हैं लगातार प्रयास। कभी वाचिंग कम आई, 100, 200, 500, कभी 1000, 2000, कभी 10,000, 20,000, कभी लाख, 2 लाख की वाचिंग आ जाती, कभी 10-20 लाख भी चैनल चलता है। लेकिन लगातार प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं कि जब 100-200 बच्चे आ गए तो हमारा चैनल बंद हो जाए या मैं पढ़ाना बंद कर दूं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये होता है लगातार प्रयास। अगर आप लगातार प्रयास करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। चलिए, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।